नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड की डिस्कशन। तो अभी जो यहाँ पर टॉपिक है, तो यहाँ पर बात की गई है सेंट्रल स्टेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और फोकस करने की बात बोली है जो स्टेट पॉलिसीज है उनके ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो टैक्स है उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है, तो कंजप्शन टैक्स है। उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जो कंजप्शन टैक्स है इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है इसको हाई रखा हुआ है, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो फ्यूल या ऑटोस या इसके रिलेटेड जो और आइटम्स हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है, बहुत हैवी टैक्स है। ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ जीएसटी की, तो ये जितने भी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स आते हैं, ओके, तो वो जो है 28% जीएसटी की कैटेगरी में, तो वहाँ पर बहुत हैवी टैक्स है। ओके, कई बार कुछ कंपनीज भी जो है बोलती हैं, फॉर एग्जांपल टोयोटा जो है उसने भी बोला था कि गवर्नमेंट का जो बिहेव है वो ऐसा है कि जो हमारी कंपनी कभी भी जो है इंडिया छोड़ के चले जाए, सरकार को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, यहाँ पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है कि इतना ज़्यादा जो है टैक्स लगाया हुआ है सरकार ने। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की गई है कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस देते हैं, ओके, एक और जो है सरकार ने कंजप्शन टैक्स इतने बड़े लगाए हुए हैं, दूसरी ओर जो हम एक्सपेंसेस देते हैं, खर्चा करते हैं ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स के ऊपर, ऑटोज़ के ऊपर, जिसके अलावा और भी कोई आइटम्स हो, तो वहाँ पर जो हम खर्चा करते हैं वो बहुत ही कम होता है जो हमारी टोटल कंजप्शन होती है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क किया गया है। और दूसरी बात ये बोली गई कि हमें एक होलिस्टिक व्यू नहीं देखना चाहिए कि गवर्नमेंट टैक्स जो है वो जो क्लेम करती है और इसके अलावा जो ओवरऑल कंजप्शन बास्केट है उस दोनों में क्या है, क्या फ़र्क है, किस हिसाब से जो है गवर्नमेंट टैक्स क्लेम कर रही है, ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से जो ओवरऑल कंजप्शन है वो कितनी है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल प्राइवेट कंजप्शन है, ओके, सो टोटल प्राइवेट कंजप्शन का मतलब है जो पूरे इंडियंस की अगर बात करें उनके द्वारा जो कंजप्शन की जाती है। ओके, तो उन उसमें बहुत सारे मिक्स होते हैं, चेंजेस आते हैं। ओके, बिजनेस साइकिल के हिसाब से ये भी ना साथ में जो बात बोली जा रही है, साथ ही साथ किया जा रहा है कि जो टोटल इंडायरेक्ट टैक्सेस है सेंटर और स्टेट्स के, ओके, तो वो भी जो है जो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज उस हिसाब से जो है ये क्लेम करते हैं भारत सरकार या राज्य सरकारें लगाती हैं। और फॉर श्योर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है सर्विसेज में, ओके, तो वो भी जो है गवर्नमेंट टैक्स से ही आता है। जो भी टैक्स के रूप में सरकार पैसा इकट्ठा करती है, ओके, तो उसी को बाद में बजट में जो है खर्चे में भी लगाती है। तो जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा होता है सरकार द्वारा उसको रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोलते हैं। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसके अलावा जो मार्केट से उधार लेकर भी सरकार जो है पैसा खर्चा करती है उसको भी जो है बजट में डालती है। हमेशा जब जो है सरकार बजट तैयार करती है तो वहाँ पर जो है रेवेन्यू डेफिसिट रहता ही रहता है। कहने का मतलब जितना पैसा टैक्स के रूप में इकट्ठा होता है उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट से उधार लेके फिर जाकर जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अलग अलग सेक्टर्स में, वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट हमारे यहाँ रहता है। ओके, और सरकार कोशिश करती है इसको 3% के अंदर अंदर ही जो है रखा जाए, लेकिन अभी जो है ये बढ़ता जा रहा है हर साल के बजट में, जो कि एक ख़राब बात है। अगर हम अपनी इकोनॉमी की सेहत को देखें तो उसके मद्देनज़र अगर रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट ये तीनों बढ़ते हैं तो हमारी इकोनॉमी हेल्थ है इकोनॉमी की वो अच्छी नहीं होगी आने वाले समय में। ओके, तो आगे यहाँ पर सरकार को जो पैसा चाहिए टैक्स के रूप में ही आता है। तो टैक्सेस भी जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स की मैं एग्जांपल दे देता हूँ जीएसटी, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज जो है टैक्स है। इसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स हैं जैसे इनकम टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, ओके, गिफ्ट टैक्स होता है, ये सभी जो है प्रकारें हैं जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसकी। ओके, आगे यहाँ पर बात बोली गई है, इफ़ वी लुक एट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सो ओवर द लास्ट 3 decades इट हैज़ बीन रीजनेबली अबाउट 26% ऑफ जीडीपी। ओके, इट वुड नॉट डिस्टॉर्ट सच एन एनालिसिस। सो कहने का मतलब है कि पिछले 3 दशक की अगर बात करें, 30 साल की बात करें, तो जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है, ओके, जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो फ्लैट रहा है जीडीपी के 26% के आसपास। ओके, मतलब कि बढ़ा नहीं है जहाँ इससे कम नहीं हुआ है। ओके, हालांकि अगर खर्चा सरकार कर रही है तो ये भी ध्यान में रखे कि बजट थोड़ा सरप्लस हो। ओके, बजट सरप्लस अगर तभी होगा जब सरकार खर्चा कम करेगी। ओके, नहीं तो हमेशा बजट डेफिसिट रहता है। तो बजट डेफिसिट ही जितनी भी ओवरऑल वर्ल्ड में इकॉनमीज हैं बजट डेफिसिट का प्रोसीजर ही फॉलो करके चलती हैं। बहुत ही रेयर इकॉनमीज होती हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन दर बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर वो
बजट जो है सरप्लस रहता है। ओके, तो यहाँ पर 26% जीडीपी का जो है फ्लैट एक रेट चल रहा है पिछले 30 सालों से, यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे बात की गई है यहाँ पर कि जो टैक्स क्लेम्स था कंजप्शन के ऊपर, ओके, तो ये ब्रॉडली जो है ना ये तंग होता गया है। कहने का मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर जैसे टैक्स कलेक्शन बढ़नी चाहिए थी पिछले 30 सालों में, वो बढ़ी नहीं है। क्योंकि हालांकि जब से जीएसटी लगा है तब से भी गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। जब से डीमोनेटाइजेशन हुई है तब से भी गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि जो हमारी टैक्स कलेक्शन है उसमें वृद्धि हुई है। ओके, जब उनके ऊपर आरोप लगते थे कि आपकी वजह से जीडीपी गिर गई, आपके जो डिसीजन लिया था डीमोनेटाइजेशन का और जो गलत जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन था उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा था इकॉनमी के ऊपर। तो यहाँ पर पिछले 30 साल का अगर हम साफ देखें तो 1991 का जो फिस्कल ईयर था तब जो अब ऑलमोस्ट 20% के आसपास कलेक्शन थी। ओके, फिर फिस्कल ईयर 2002 की बात करें 16.60% चलेगी, 21.39% थी फिस्कल ईयर 2008, 18.45% फिस्कल ईयर 2015 एंड 19.59% एंड द फिस्कल ईयर 2020। ओके, तो यहाँ पर बात बोली गई है कि बहुत सारे चेंजेस भी जो थे कंजप्शन टैक्स में किए गए थे और भी बहुत सारे टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए थे इन सभी 30 सालों के कार्यकाल के अंदर। फिर भी जो था इतना बड़ा इम्पैक्ट जो था टैक्स कलेक्शन में जो था देखने को नहीं मिला। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जैसे सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में, उसके अलावा वैट वैल्यू एडेड टैक्स 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर जीएसटी जो 2017 में जो इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर जितने भी सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पर किए गए, जैसे जीएसटी में अलग अलग स्लैब्स रखे गए, ओके, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, फिर भी जो है इतना इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिला है। ओके, और आगे बात बोल रहे हैं कि जो ओवरऑल टैक्स क्लेम होता है अभी धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जब सेंटर और स्टेट में अगर बात करते हैं, ओके, तो वहाँ पर भी जो ट्रेंड्स है वो सही देखने को नहीं मिल रहे हैं। 1991 की एग्जांपल ली गई है तो वहाँ पर बात की गई अगर 100 रुपया था, तो अगर एज ए कंजप्शन टैक्स 100 रुपया इकट्ठा करती थी सरकार, तो उसमें से 60 रुपये जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 40 रुपये स्टेट्स के पास। लेकिन अभी का जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से रिवर्स है। यहाँ पर जो 60 रुपये है वो स्टेट्स के पास जा रहे हैं, 40 रुपये जो है वो सेंटर के पास जा रहे हैं। देखिए अभी अगर 40 रुपये सेंटर के पास जा रहे हैं, फिर भी ये टोटल कलेक्शन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाती है अगर जीएसटी कलेक्शन होती है। बाद में जो है स्टेट्स का कंपनसेशन जो है अलग से जारी किया जाता है, उनके जितना भी परसेंटेज कलेक्शन होती है उसके हिसाब से बनाकर। ओके, तो अभी भी जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में टैक्स इशू ही चल रहा है। तो जीएसटी इस बार जो टैक्स कलेक्शन हुई है बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम स्टेट्स को कंपनसेट नहीं कर सकते जीएसटी टैक्स से, क्योंकि पहले तो टैक्स कलेक्शन बहुत कम हुई है। ओके, और तो जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ है उसको जो है सरकार लगा रही है कोविड-19 से बचने के लिए। इसके अलावा और भी जो वेरियस फील्ड हैं जहाँ पर प्रायोरिटी है वहाँ पर पैसा सरकार लगा रही है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स गवर्नमेंट्स को कह रही है कि अपनी अपनी स्टेट से आप मार्केट से उधार ले लो और इस साल का जो अभी ये 2-3 महीने का काम जो है अभी इस तरीके से चलाओ। तो यहाँ पर मार्केट से स्टेट उधार लेंगे, तो यहाँ पर जितनी उधारी की बात बोली गई है वो 1.1 लाख करोड़ का जीएसटी जो है वो 1.1 लाख करोड़ का पैसा जो है मार्केट से इकट्ठा करना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी इकॉनमी की अगर बात करें तो काफ़ी बड़े लेवल पर इकॉनमी को यहाँ पर धक्का लगा है कोविड-19 की वजह से। ओके, टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, क्योंकि कंजप्शन कम हुआ है तो वो टैक्स कलेक्शन कहाँ से आएगा। ओके, कंजप्शन अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, डिमांड अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब धीरे धीरे जब डिमांड राइज करेगी तभी टैक्स कलेक्शन में वृद्धि होगी, तभी जो है जीएसटी कंपनसेशन भी टाइमली हो पाएगा। सो आगे बात कर रहे हैं कि 1990 से अगर हम देखें तो जो सेंटर का क्लेम है टैक्सेस में वो सिग्निफिकेंटली वो कम हुआ है। तो यहाँ पर 500 जो है बेस पॉइंट्स की बात बोली गई है। इसके अलावा जो स्टेट्स का क्लेम है कंजप्शन टैक्सेस के ऊपर वो फ्लैट रहा है, वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। लेकिन अगर 2002 की बात करें तो इसको हम पहला साल मानते हैं जब जो स्टेट का शेयर था टोटल कंजप्शन टैक्सेस में वो एक्सीड किया था सेंटर के मुकाबले। ओके, तो यहाँ पर एक वन वे स्ट्रीट हो गई थी। 2002 को एक एरा हम मानते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी साइकिल जो था इसमें वृद्धि हुई, स्टेट्स को जो थे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो गए। ओके, और जो थे यहाँ पर बात बोली गई जो टैक्स कलेक्शन थे उसमें जो थी यहाँ पर स्टेट्स को वृद्धि होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर नॉट टू मेंशन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अल्कोहल एंड व्हीकल टैक्सेस बाय स्टेट्स। तो यहाँ पर
जो अल्कोहल खरीदते हैं लोग उनके ऊपर भी टैक्सेस सरकार ने बढ़ा दिए, साथ ही साथ जो व्हीकल टैक्स लगता है उसको भी बढ़ा दिया। तो ये भी एक कारण था टैक्सेस में वृद्धि होने का, और स्टेट्स को जो ज़्यादा कलेक्शन होती थी उसके बारे में, जो वृद्धि हुई उसके बारे में। तो आगे बात की गई है जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ओके, तो उस समय में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो एक्साइज रेट्स थे उसको बहुत हद तक कम कर दिया था, ताकि कि जो डिमांड थी वो बढ़े। ओके, तो एक्साइज ड्यूटी अगर लगती है, फॉर एग्जांपल जो अल्कोहल है, शराब जो होती है, ओके, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती है। तो इसकी एग्जांपल दूं तो जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब उस समय केजरीवाल गवर्नमेंट ने 70% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी जो थी लिक्विड शॉप्स के बाहर जो थे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। कोई बात नहीं, अगर 70% टैक्स भी बढ़ता है हम फिर भी जो है शराब छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी पिक्चर जो थी यहाँ पर नज़र आई दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, और भी स्टेट्स में जहाँ पर लिक्विड जो है मिलती है, जहाँ पर सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए थे वहाँ पर भी जो था लोग आने शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पर 2008 की बात की गई है, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज रेट्स थे वो कम किए थे, ताकि जो कि डिमांड बढ़े, लोग आएँ, ओके, कंजप्शन करें। कंजप्शन करेंगे तो कंजप्शन टैक्स आएगा सरकार के पास, टैक्स आएगा तो फिर उन्हीं के वेलफेयर के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो स्टेट्स टैक्स थे, ओके, तो उनका जो ओवरऑल कंजप्शन था वो भी बढ़ता जा रहा था, ओके। इसके अलावा उसका रीज़न था कि जो रियल एस्टेट के प्राइसेस थे, रियल एस्टेट जैसे प्रॉपर्टी हो गया, लैंड वगैरह हो गया, इसकी सेल परचेज हो गए, तो ये प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे और 2013 तक ये बढ़ते गए, ओके। तो ये भी एक यहाँ पर बात बोली गई है कि दिस इज आल्सो वाई द स्टेट क्लेम रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 2013 टू 17। तो यहाँ पर स्टेट ने बोला कि कंजप्शन टैक्स जो था उनकी कलेक्शन कम हो गई 2013 से 2017 तक, ओके। तो उसका यहाँ पर रीज़न यही है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स थे वो बहुत ही स्लोअर पेस से आगे बढ़े थे, जिसका रीज़न था कि बहुत ही कम 2013 से 2017 तक जो था उनका टैक्स कलेक्शन हो गया। हालांकि जो प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन थी जितने भी स्टेट्स थे इंडिया में, ओके, तो वो 3.4% के हिसाब से ही बढ़ी थी, ओके। इसके अलावा 2017 की अगर बिगिनिंग की बात करें तो यहाँ पर भी जो था जो स्टेट्स थे उन्होंने टैक्सेस जो थे आइटम्स के ऊपर लगाए, ओके। तो यहाँ पर भी 16.5 जो ग्रोथ थी प्रॉपर्टी और कैपिटल ट्रांजैक्शन में वो देखी गई 2017 से अगर 2020 की बात करें। इसके अलावा जो रियल एस्टेट था इसकी जो सेल थी ना वो सुस्त पड़ गई। तो ये एक यहाँ पर सरप्राइजिंग एक बात बोली गई है कि रियल एस्टेट की जो सेल्स है वो क्यों कम हो गई। तो नेचुरली बात है, अगर किसी भी चीज़ की जो प्राइस है वो आप इतनी ज़्यादा बढ़ा दोगे, ओके, जिसका मतलब अगर कोई परचेज़ करना चाहता है तो 100 बार सोचे, तो फिर वहाँ पर जो डिमांड है ना रियल एस्टेट के सेक्टर में वो एक तरह से सुस्त भी होगी और एक तरह से फ्लैट भी हो जाएगी, ओके। तो दोबारा से ये रफ्तार सेल परचेज की, इसकी ट्रांजैक्शन की फिर ही पकड़ी जाएगी अगर जो रियल एस्टेट के मार्केट रेट है उनमें थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, ओके। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी एक रीज़न है, अगर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर लगना चाहती है, ओके, सपोज करो कोई अगर मिडिल क्लास आदमी कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, ओके, तो उसके पास पैसा है सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि जो उसने प्रॉपर्टी खरीदनी है ना, जो ज़मीन के ऊपर वो लगाना चाहता है, तो वो ज़मीन के रेट ही इतने ज़्यादा है कि उसका सारा पैसा ज़मीन खरीदने में लग जाएगा। तो प्रॉपर्टी जो फैक्ट्री वो लगाना चाहता है वो वहाँ तक पहुँचेगा ही। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लैंड प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा है, हालांकि वो लैंड चाहे अर्बन एरिया से काफ़ी दूर हो तब भी जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा है, ओके। अगर मैं यहाँ पर अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका एक सर्विस सेक्टर की इकॉनमी है। वहाँ पर आप जो रूरल लैंड देखेंगे ना तो वो बहुत ही सस्ती है, ओके। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं अमेरिका में जहाँ पर फ्लैट लैंड पड़ी हुई है, ओके। तो वहाँ पर जो प्राइसेस हैं बहुत सस्ते हैं, लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज़ की बात करो तो वो बहुत महंगे हैं अमेरिका में, ओके। तो यहाँ पर अगर सर्विस सेक्टर में इंडिया को कन्वर्ट करना है तो लैंड प्राइसेस को वहाँ पर गिराना होगा, ठीक है। उनके जो प्राइसेस हैं वो कम से कम हो गए, तभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन जो है जीडीपी ग्रोथ जो है देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे यहाँ पर जो डाटा है, जो प्राइवेट कंजप्शन में ग्रोथ हुई है, जो टैक्स क्लेम में जो है उसमें ग्रोथ हुई है अलग अलग सरकारों की द्वारा। यहाँ पर एक पीरियड की बात की गई है 2003 से 2008 तक, ओके। तो ओवरऑल जो क्लेम था टैक्सेस का गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर बोला गया है कि रिड्यूस हुआ है हर एक पीरियड में।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, सही बात है, टैक्स कलेक्शन लगातार सरकार के पास इतने पहुँचते नहीं हैं। ओके, पहली बात तो थोड़ी सी यहाँ पर करप्शन बहुत है। ओके, करप्शन की वजह से भी टैक्सेस नहीं पहुँचते। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बात बोलता हूँ, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ओके, तो बहुत सारा बिजनेस है, तो उसको भी टैक्स देना है सरकार को, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है, वो अपनी इनकम को ही ऐसे शो करते हैं, ओके, कि जो टैक्स है ना, वो टैक्स देने से बच जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, ठीक है। तो वो उन हर एक एक्टर के पास जो है ना, जो उनके एक पास फार्म हाउस जरूर होगा उनके पास आसपास या कहीं और। तो वो क्या करते हैं, सपोज करो अगर कोई उनको फिल्म मिली, ओके, तो उसकी उनको फीस मिली 10 करोड़, ओके, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि हमें 10 करोड़ पूरा का पूरा जो है फलानी फलानी फिल्म से हमें जो कमाई हुई है, ओके, जब पेमेंट मिली है, वो बोलेंगे ये हमारी जो है ना, ये फार्म इनकम है। फिल्म से तो हमें सिर्फ जो है 2 करोड़ ही मिला है, ठीक है। जो 8 करोड़ है ना, वो हमारी फार्म इनकम है, जो हमने सब्जियां वगैरह लगाई थी वगैरह वगैरह, उसकी वजह से। तो ये किसी ना किसी तरीके से टैक्स देने से बचने की कोशिश करते हैं। ये भी जो है बिल्कुल सच बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर सरकार को इन लूप होल्स को हटाना होगा। ओके, बहुत सारे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं बहुत सारी कंपनीज के द्वारा, कि हमें बताओ कि हम टैक्स देने से कैसे बचें। और उनका जो पूरा का पूरा चिट्ठा वो सीए ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि वो टैक्स दे जो है, जो भी टैक्स देते हैं, जब तो नहीं देना पड़ता, जब बहुत कम हो जाता है। ओके, बहुत सारे लोग हैं अपनी सैलरीज ही ऐसे लेते हैं, जिनकी सैलरीज लाखों में, ऐसे लेते हैं किस्तों में कि पता ही नहीं चलता कि जो सैलरी है वो मतलब कितनी है उसकी। सपोज करो अगर किसी ने 10 लाख सैलरी लेनी है, 8 लाख सैलरी लेनी है, वो 1-1 लाख करके जब 50-50 हज़ार करके, ओके, मतलब जिस हिसाब से वो पूरे साल की अगर सैलरी डिसाइड करे तो वो उसको टैक्स ना देना पड़े। तो ऐसे भी जो है फंडामेंटल जो है लोग यूज़ करते हैं टैक्स से बचने के लिए। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये भी आप एज ए पॉइंट जो है नोट कर सकते हैं, ओके, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल टैक्स कंजप्शन है वो रिड्यूस हुआ है, ओवरऑल जीएसटी रेट जो है वो भी नीचे आए हैं। और जो इसके अलावा जो फर्दर फ्यूल टैक्सेस हैं, ओके, और प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी जो है इनके ऊपर भी जो है ये बढ़े हैं, ओके, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको कंट्रोल भी करना है। ओके, आगे यहाँ पर बात बोली गई कि जो आइडियली अगर बात करें, जो स्टेट्स है ना, वो कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें कंपनसेशन सेस दीजिए, जो कि हालांकि कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो 14% कंपनसेशन सेस की बात बोली गई है। ये ऐसा हुआ था कि जब जीएसटी बना था तो स्टेट्स को बोला गया था कि जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब बहुत ही इकोनॉमी को कोई धक्का लगेगा, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेस प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को। तो अभी वो कंपनसेशन सेस भी प्रोवाइड करने की हालत में सेंटर नहीं है। तो यहाँ पर पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट्स का जो है कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बाद अभी फैसिलिटीज़ आई हैं, ओके, उनके रेवेन्यूज बढ़े हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात बोल रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन अगर बात करें तो जो उनकी जो टैक्स क्लेम है, ओवरऑल स्टेट टैक्सेस की अगर बात करें तो हेल्दी हुए, 15.6% के आसपास बढ़े हैं। लेकिन ये भी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, कंजप्शन जो है वो डिले हो गई है। और सेंट्रल और स्टेट टैक्स का जो क्लेम है, वो स्टेट्स अगर क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिक्कत है, तो वो सही है, सही बोल रहे हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं। सो आगे बात कर रहे हैं कि फाइनली जो 20% है हमारी जो कंजप्शन स्पेंड्स है, ठीक है, वो अलग अलग सरकारों जो है, जो हमारी सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर वर्ल्ड की जो सरकारें हैं, तो उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अगर इंडिया को कंपेयर करें उसके टैक्स कलेक्शन को, या किसी और कंपनी के साथ, या किसी और कंट्री के साथ, तो यहाँ पर सब दोबारा से बात बोली गई है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर ओईसीडी कंट्रीज़ की बात करें, ओके, तो पहले तो मुझे आप बताइए कि ओईसीडी क्या है और कितने जो है कंट्रीज इसके मेंबर है। मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर अगर ओईसीडी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो कंजप्शन टैक्स है, मुकाबले उनके जो प्राइवेट कंजप्शन है, वो 20 से 25% लगता है। जितनी वहाँ पर ओवरऑल कंजप्शन होती है, उसके ऊपर 20 से 25% के बीच में जो है वो कंजप्शन टैक्स लगता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंजप्शन टैक्सेस हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, ओके, जो प्रॉपर्टी के ऊपर हमारे टैक्सेस लगते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर, कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर, इसके अलावा ज्वेलरी के ऊपर। यहाँ पर लगता है हमें कि बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा बड़ा टैक्स है, लेकिन अगर किसी और मुल्कों के साथ कंपेयर करें तो उस हिसाब से जो है कम है। ओके, अगर मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ये बहुत मोटा टैक्स लगाते हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कंजप्शन टैक्स के रूप में। तभी अगर उनके पास मोटा टैक्स आता है, तभी वो अपने सिटीजन्स को जो है ना वेलफेयर स्कीम्स दे पाते हैं। जैसे जो हेल्थ इंश्योरेंस है, 1 से 1.5 करोड़ तक की वो दे पाते हैं। ओके, अगर किसी को भी बीमारी है, खर्चा
1-1.5 करोड़ तक भी पहुंच रहा है ना, तो फ्री में इलाज वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो रीज़न यही है कि पहले टैक्स भी सरकार मोटा लेती है, ओके। लेकिन यहाँ पर तो पहली बात, टैक्स जो है उसका जो स्लैब है, ओके, टैक्स ही बहुत कम आता है, ओके। जितनी पॉपुलेशन है, अगर सारे टैक्स देना शुरू कर दें, ठीक है, फिर भी जो है इनकम बढ़ेगी गवर्नमेंट के पास, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ओके। बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनको तो रोटी नहीं जुटती एक दिन की, ओके। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं सबसे पहले, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा टैक्स कलेक्शन भी कम होता है। जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आगे। तो आगे बात कही गई है कि वी ऑल विश फॉर लोअर टैक्स इंसिडेंस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो फ्री लंच। Reducing taxes on some categories means we need to take up the tax slabs in some other categories. While we keep focusing on Government of India and tax cuts, the bulk of our consumption taxes now go to states, and we need to demand better accountability from them. तो बात बोली गई कि ज़्यादा अभी जो टैक्सेस जा रहे हैं वो स्टेट्स के पास जा रहे हैं, जीएसटी जब लगता है, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके पास कम जा रहे हैं जब भी टैक्स कट होता है या टैक्स लगता है। तो अभी जो है हमें ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए, डिमांड करनी चाहिए स्टेट्स से, ओके। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि अगर हम टैक्स को कम करते हैं किसी एक कैटेगरी में, तो सरकार क्या करती है, उसको फिर किसी और कैटेगरी में बढ़ा देती है। किसी एक स्लैब में किसी को कम किया, दूसरी स्लैब में उसको बढ़ा देगी। मतलब कान चाहे दाएं हाथ से खींच लो चाहे घुमा के खींच लो, तो वही बात आ गई, ओके। तो सरकार कोशिश तो करती है कि टैक्स कलेक्शन में मतलब कमी ना हो, लेकिन ये भी शो कर देती है, लेकिन देखो फलानी कैटेगरी में मैंने टैक्स कम कर दिया, ओके, फलानी चीज़ सस्ती हो गई, लेकिन उसी का जो कसर है ना उसकी, वो किसी और कहीं और जगह से निकाल लेती है। आगे अगर बात करें इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, ओके, सो हैव बीन परसीव्ड एज प्राइमरीली एमिनेटिंग फ्रॉम द कॉरिडोर्स ऑफ नॉर्थ ब्लॉक। सो नॉर्थ ब्लॉक, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की। जो नॉर्थ ब्लॉक का डिवीज़न है वहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठती है, ओके, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर होम मिनिस्ट्री बैठती है, ओके। और जो डी ब्लॉक साउथ ब्लॉक है वहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री बैठती है और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस वहाँ पर है। ये दोनों आमो सामने हैं, ओके, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। और इन्हीं के साथ ही जो है थोड़ी दूर पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ओके। और इन्हीं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच में से एक रोड जाती है जो सीधे जाती है राष्ट्रपति भवन की ओर। एक एंड जो है राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है और उस सड़क का जो दूसरा एंड है वो इंडिया गेट के पास जाता है, ओके। तो ये पूरा का पूरा एक सेंट्रल विस्टा है। अभी जो है नया प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल विस्टा का, नई पार्लियामेंट बनाई जाएगी, नए ब्लॉक्स बनेंगे, जितनी भी मिनिस्ट्री है, ओके, वहीं पर बैठेगी, वहीं से अपने कार्यकाल जो है काम चलाएगी। अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से ऑफिसेस ऐसे हैं जो उन्होंने किराए पर लेकर वो चला रही है, ओके, अलग अलग जगहों पर। तो अभी जो नया सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, नई पार्लियामेंट बन रही है, नए प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बनेगी, जितने भी ऑफिसेस हैं सभी जो है आपको उसी रीजन के आसपास मिल जाएंगे, सरकार जो कि सरकार जहाँ से काम करती है। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई है, इट्स अबाउट टाइम वी फोकस आवर अटेंशन ऑन स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसीज, दे हैव ए फार हायर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अस एज सिटीजन। देखो कोई भी देश बनता है तो देश के लोगों से बनता है, ओके। पहले अगर लोगों की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं, ओके, फिर स्टेट्स की बात करें फिर एक देश बनता है। तो यहाँ पर नेचुरली बात है स्टेट्स के ऊपर हमें पहले फोकस करना होगा। स्टेट्स हैं तो देश है, ओके, देश जाना ही जाता है स्टेट्स के नाम पे। अगर स्टेट्स ही आगे नहीं बढ़ेंगे, स्टेट्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, अटेंशन नहीं देंगे, फिर देश आगे कैसे जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लास्ट में बोली गई है कि बहुत बड़ा हायर इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिकली स्टेट्स के ऊपर और हमारे सिटीजन्स के ऊपर, तो इसको जो है कंसीडर करके चलना है। तो ये था पूरा का पूरा जीएसटी के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री थी, ओके, थोड़ा सा प्रेजेंटली अभी उन्होंने डिस्कशन की है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिली हैं। तो आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ आया है, ओके। तो कृपया इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।